क्या होता है जब हम प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ आध्यात्मिक किताबों की तरह नहीं देखते? कभी-कभी इन पुराने पन्नों में अपने समय के समाज के गहरे राज छिपे होते हैं। आज हम उपनिषदों की दुनिया में उतरने वाले हैं, पर एक ट्विस्ट के साथ। हम इसे एक इतिहासकार की नज़रों से देखेंगे। तो सबसे पहले ये उपनिषद शब्द का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है पास में बैठना। जरा सोचिए कि ऐसी तस्वीर जहां शिष्य ज्ञान की तलाश में अपने गुरु के पास बैठे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, असलियत क्या है, आत्मा क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और यहीं से हमारी पड़ताल बहुत दिलचस्प हो जाती है। सवाल ये उठता है कि क्या आत्मा और ब्रह्मांड पर हो रही इन बातों में उस समाज के राज भी छुपे हो सकते हैं जिसमें वो लोग रहते थे? तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इतिहासकारों के लिए ये ग्रंथ किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है। एक ऐसा नक्शा जो उन्हें प्राचीन भारत के समाज और संस्कृति की गलियों में ले जाता है। तो इस नक्शे से मिलता क्या है? देखिए, उपनिषद सिर्फ आत्मा परमात्मा की बातें नहीं है। इन गहरी चर्चाओं के बीच में ही हमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था यानी वर्ण सिस्टम, उनकी शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक जीवन और तो और महिलाओं की क्या स्थिति थी, इन सब की जबरदस्त झलकियां मिलती हैं। चलिए सबसे पहले समाज और शक्ति से जुड़े इन सुरागों को देखते हैं। उपनिषदों में हमें एक ऐसे समाज की तस्वीर मिलती है जो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें ब्राह्मणों का जिक्र है जो पुजारी और विद्वान थे, और क्षत्रियों का भी जो शासक और योद्धा हुआ करते थे। तो एक बेसिक सामाजिक ढांचा तो हमें यहीं से मिल जाता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, और यहीं पर ये चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। एक जगह जिक्र आता है कि राजा अजातशत्रु, जो खुद एक क्षत्रिय थे, एक ज्ञानी ब्राह्मण को उपदेश दे रहे हैं। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि ज्ञान पर किसी एक वर्ग का एकाधिकार नहीं था। समाज की सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल थी। और सत्ता की बात करें तो राजा जनक जैसे शासकों के दरबार सिर्फ राजनीति के केंद्र नहीं थे, वो तो बौद्धिक बहस के, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के हॉटस्पॉट्स थे। इससे हमें उस समय की राजनीतिक व्यवस्था का भी अंदाजा लगता है कि राजा सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ते थे, बल्कि ज्ञान को बढ़ावा भी देते थे। अच्छा, समाज और सत्ता के बाद अब बात करते हैं ज्ञान की। ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता कैसे था? यानी उस समय की एजुकेशन सिस्टम कैसी थी? उस समय की शिक्षा का केंद्र था गुरुकुल। छात्र अपने गुरु के साथ उनके घर पर ही रहते थे और वहीं सीखते थे। और इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, श्वेतकेतु की कहानी, जहां उनके पिता ही उनके गुरु हैं और उन्हें जीवन के सबसे गहरे सत्य सिखाते हैं। ये हमें सिर्फ सिस्टम के बारे में नहीं, बल्कि उस सीखने की गहराई के बारे में भी बताता है। अब आते हैं उपनिषदों के शायद सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर। कौन सोच सकता है कि इन गहरी दार्शनिक बहसों में महिलाओं की भी एक बुलंद आवाज थी? 2 नाम, इन्हें याद रखना जरूरी है, गार्गी वाचकनवी और मैत्रेयी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस युग की 2 महान विचारक थीं। और ये सिर्फ चुपचाप सुनने वाली नहीं थीं। गार्गी ने तो राजा जनक की भरी सभा में उस समय के सबसे बड़े ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी। उन्होंने ऐसे सवाल पूछे कि बड़े बड़े ज्ञानी भी सोच में पड़ गए। इनकी मौजूदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि उस दौर में पढ़ी लिखी महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता था, और वो बौद्धिक चर्चाओं में बराबर की हिस्सेदार थीं। तो अगर हम इसे समेटें तो देखिए, अलग अलग उपनिषद हमें इतिहास के अलग अलग पन्ने दिखाते हैं। जैसे बृहदारण्यक में राजा जनक के दरबार और गार्गी जैसी महिला विद्वानों की बात है, तो छांदोग्य हमें गुरुकुल सिस्टम के अंदर ले जाता है। ये सब मिलकर उस जमाने की एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। एक इतिहासकार का काम जासूसी जैसा होता है। वो इन ग्रंथों को आंख बंद करके सच नहीं मान लेता। हर सुराग को बहुत सावधानी से परखना पड़ता है। तो ये करते कैसे हैं? देखिए, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, वो दार्शनिक बातों को समझते हैं। फिर दूसरा, उन बातों के पीछे छिपे समाज, राजनीति या रोजमर्रा की जिंदगी के डिटेल्स को ढूंढते हैं। और सबसे जरूरी तीसरा स्टेप, वो इन सुरागों को दूसरे स्रोतों से कंफर्म करते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी या बाद में लिखे गए ग्रंथों से। ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं?
हम देखते हैं कि उपनिषदों में दर्शन और इतिहास ये दोनों एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी एक ही टेक्स्ट को देखने के दो नजरिए हैं। एक तरफ ये हमें जिंदगी के बड़े सवालों, आत्मा और मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ ये उस प्राचीन समाज के लिए एक खिड़की की तरह है जिसने इन महान विचारों को जन्म दिया था। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? सबसे पहली बात, उपनिषदों ने धर्म को कर्मकांड से निकालकर ज्ञान और दर्शन की तरफ मोड़ा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। दूसरी बात, कर्म और पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट्स जो आज भी भारतीय धर्मों की नींव हैं, वो यहीं से आए। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये ग्रंथ उस दौर के समाज को समझने के लिए एक बेशकीमती स्रोत हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के और कितने ही राज सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि दुनिया भर के महान साहित्यिक और दार्शनिक ग्रंथों में छुपे होंगे, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।